Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone and welcome to Easy Medical by Dr. Lara. आज का हमारा टॉपिक है डीकरवेन टेनोसाइनोवाइटिस यानी कि थंब पेन, जिसको हम आम उर्दू ज़बान में अंगूठे की तकलीफ़ भी कहते हैं। ये वो मेडिकल कंडीशन है जिसमें मोस्टली पेशेंट्स अपने बेस ऑफ द थंब, जहाँ पे इस पिक्चर में पॉइंट किया गया है, इस प्लेस पे पेन कंप्लेन करते हैं, जिसकी वजह से उनकी थंब की सारी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं और साथ में पेशेंट की ग्रिपिंग भी वीक हो जाती है। डीकरवेन टेनोसाइनोवाइटिस के पेशेंट्स को हम फिजियोथेरेपी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। आए आज के इस लेक्चर में हम डीकरवेन टेनोसाइनोवाइटिस यानी कि थंब पेन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँच सकें। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू डीकरवेन टेनोसाइनोवाइटिस, कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे पेशेंट के, क्या पॉसिबल कॉजेज़ हो सकती हैं, किन एक्टिविटीज़ से पेन ज़्यादा होता है, हम कैसे इस कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं, देन हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फिजियोथेरेपी के थ्रू हम इस कंडीशन को कैसे मैनेज करते हैं और क्या क्या आर्गेनोमिक एडजस्टमेंट्स हम कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू डीकरवेन टेनोसाइनोवाइटिस। सो बेसिकली एक ऐसी पेनफुल कंडीशन है जिसमें हमारे थंब के टेंडन्स इन्वॉल्व होते हैं। टेंडन वो स्ट्रक्चर होता है जो मसल को बोन से अटैच करता है। डीकरवेन टेनोसाइनोवाइटिस में थंब के टेंडन्स की स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से थंब एंड रिस्ट की मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं। डीकरवेन टेनोसाइनोवाइटिस में यूजुअली पेशेंट्स को बेस ऑफ द थंब एंड रिस्ट पे पेन होता है, टेंडरनेस फील होती है, यानी वहाँ पर अगर हम टच करें तो पेशेंट्स पेन की वजह से टच नहीं अलाउ करते। ये कंडीशन 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज में ज़्यादा कॉमन है एंड फीमेल्स में ये 6 टाइम्स ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। यूजुअली ये कंडीशन जो है वो डोमिनेंट हैंड में ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम डोमिनेंट हैंड को ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, सो इसके इन्वॉल्व होने का चांस ज़्यादा होता है। Now let us discuss which anatomical structures are involved in डीकरवेन टेनोसाइनोवाइटिस। सो इसमें हमारे पास बेसिकली दो मसल्स के टेंडन्स इन्वॉल्व होते हैं। उनमें एक मसल का नाम है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गिस एंड दूसरे का नाम है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। इन दोनों मसल्स के टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को थंब पेन फील होता है। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गिस मसल थंब को एब्डक्ट करता है और एक्सटेंड करता है एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल जो है वो थंब की एक्सटेंशन करवाता है, वो मूवमेंट जिसके थ्रू हम थंब को बाहर की तरफ लेकर आते हैं। आए हम डायग्राम के थ्रू इन मसल्स को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। सो इनमें एक हमारे पास एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गिस मसल है और इसका टेंडन थंब की साइड पर आकर अटैच हो रहा है। इसके नीचे एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल है और इसका भी टेंडन थंब की साइड पर आकर अटैच हो रहा है। ये दोनों मसल्स ही हमारे हैंड के डोर्सल एक्सपेक्ट पर मौजूद होते हैं और ये मसल एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बैंड के नीचे से गुजर रहे होते हैं, जिसको हम एक्सटेंसर रेटिकुलम बोलते हैं। ये एक थिक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारे बैक ऑफ द हैंड यानी कि डोर्सल साइड ऑफ द हैंड पर मौजूद होता है और सारे एक्सटेंसर मसल्स इसी बैंड के नीचे से पास करते हैं। सो डीकरवेन टेनोसाइनोवाइटिस में इस बैंड के नीचे से पास होने वाले टेंडन की जो टेंडन शीथ होती है, बेसिकली ये टेंडन्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट के लिए थंब मूवमेंट्स एंड रिस्ट मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं उन साइन एंड सिम्टम्स को जिनके साथ डीकरवेन टेनोसाइनोवाइटिस का पेशेंट प्रेजेंट होता है। फर्स्टली तो पेशेंट को बेस ऑफ द थंब पे एक कांस्टेंट पेन फील हो रहा होता है। यहाँ पे जो आप हाईलाइटेड एरिया देख रहे हैं, इस एरिया में बेसिकली पेशेंट को पेन कंप्लेन होता है और साथ में पुलिंग सेंसेशंस यानी कि खिंचाव महसूस होता है।
इफ़ेक्टेड एरिया में स्वेलिंग होती है। ये जो इफ़ेक्टेड एरिया है ये बेसिकली स्नफ़ बॉक्स का एरिया कहलाता है। जब आप अपने थंब को इस तरह से एबडक्ट करते हैं तो आपको इस हाइलाइटेड एरिया में एक डिप्रेशन फ़ील होता है जिसको हम स्नफ़ बॉक्स बोलते हैं। सो इस एरिया में बेसिकली पेशेंट्स जो हैं वो पेन कंप्लेन करते हैं और यहाँ पर स्वेलिंग प्रेजेंट होती है। पेशेंट के लिए ग्रिपिंग एंड पिंचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। इसके अलावा जितनी भी फ़ाइन मोटर एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए पेशेंट अपने थंब, अपने फिंगर्स एंड रिस्ट की मूवमेंट्स को यूज़ करते हैं, वो सारी मूवमेंट्स जो हैं वो पेनफुल होती हैं। देन साथ ही पेशेंट को अपने हैंड में वीकनेस एंड पैरेस्थीसिया फ़ील होता है। पैरेस्थीसिया बेसिकली एबनॉर्मल सेंसेशंस होती हैं जैसे कि टिंगलिंग, नमनेस का फ़ील होना, सुनपन का महसूस होना, इसको हम पैरेस्थीसिया बोलते हैं। एट द लास्ट इज़ वेट लेदर साइन। सो ये साइन बेसिकली क्या है, अगर हम वेट लेदर की साउंड को देखें तो जिस तरह की रबिंग एंड क्रिकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, सेम इसी तरह ही डीकरवेन टीनोसाइनोवाइटिस में जब पेशेंट्स थंब मूवमेंट करते हैं, फिंगर मूवमेंट करते हैं, तो उनको अपने टेंडेंस में से इसी तरह की रबिंग एंड क्रिकिंग साउंड्स फील होती हैं जिसको हम वेट लेदर साइन कहते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसी बेसिक कॉजेज़ जिनकी वजह से डीकरवेन टीनोसाइनोवाइटिस हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास कोई ओवर यूज़ इंजरी आ जाती है। कोई भी ऐसी रेपिटेटिव एक्टिविटी, चाहे वो डेली लिविंग से रिलेटेड हो या स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी हो, जिसमें रिस्ट मूवमेंट्स एंड थंब मूवमेंट्स इन्वॉल्व हों, वो डीकरवेन टीनोसाइनोवाइटिस कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एक्यूट ट्रॉमा हो सकता है या कोई डायरेक्ट इंजरी हो सकती है रिस्ट पे। कोई इस तरह से गिरता है कि एकदम उसकी रिस्ट ओवर स्ट्रेच हो जाती है, उससे भी रिस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। देन डोमिनेंट हैंड जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ऐसा क्यों है ये हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर ये कंडीशन कॉमन होती है फ्लूइड रिटेंशन की वजह से। फ्लूइड रिटेंशन की वजह से जो एक्सटेंसर रेटिकुलम है, जो टनल है जिसको हमने अभी डिस्कस किया, उस टनल के अंदर स्पेस कम हो जाती है। स्पेस कम होने की वजह से जो टेंडन है वहाँ पर फ्रिक्शन इंक्रीज़ होती है और उसमें इन्फ्लेमेशन का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। देन एट द लास्ट अगर थंब पे कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो रहा है तो उस आर्थराइटिस की वजह से भी डीकरवेन टीनोसाइनोवाइटिस हो सकता है, क्योंकि आर्थराइटिस में भी स्वेलिंग होती है, डीजेनरेटिव चेंजेस हो रही होती हैं, जॉइंट में स्कार फॉर्मेशन हो रही होती है, और इन सब चीज़ों की वजह से डीकरवेन टीनोसाइनोवाइटिस का रिस्क मज़ीद इंक्रीज़ हो जाता है। अब हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो कि यूजुअली पेन कॉज करती हैं या इन एक्टिविटीज़ के दौरान पेन मज़ीद इंक्रीज़ हो जाता है। इनमें सबसे पहले हमारे पास टॉवल की ट्विस्टिंग आ जाती है, यानी वेट टॉवल जब हम उसको ट्विस्ट करते हैं ड्राई करने के लिए, तो ये ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें हमारी रिस्ट पे एंड थंब पे एक्स्ट्रा स्ट्रेन आता है जो कि पेन को इंक्रीज़ कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास हैमरिंग आ जाती है। इस एक्टिविटी में भी रिस्ट पे फोर्सफुल मूवमेंट आती है। देन स्काइंग में यूजुअली जो स्काइंग पोल्स होते हैं उनको हैंडल करते हुए जो रिस्ट एंड थंब पे फास्ट रेपिटेटिव मूवमेंट्स होती हैं वो पेन कॉज कर सकती हैं। देन रैकेट स्पोर्ट्स में जो स्विंगिंग ऑफ रैकेट है इससे पेन मज़ीद इंक्रीज़ होता है। देन प्लेइंग पियानो, इसमें भी कॉन्स्टेंट फिंगर मूवमेंट्स होती हैं जो कि पेन कॉज कर सकती हैं। देन लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स, इसमें क्या होता है कि टेंडेंस पे लोड इंक्रीज़ होता है। एट द लास्ट इज़ ड्यूरिंग बेबी केयर। सो मोर कॉमनली वो फीमेल्स जो कि अभी न्यू मदर होती हैं उनमें डीकरवेन टीनोसाइनोवाइटिस की कंप्लेन हो जाती है ड्यूरिंग बेबी केयर, क्योंकि बेबीज़ को होल्ड करने के लिए जो मूवमेंट होती है उसमें थंब जो है वो एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो रहा होता है और एबडक्ट हो रहा होता है। सो बार बार ऐसी मूवमेंट करने से थंब पेन की कंप्लेन जो है वो फीमेल्स में हो सकती है। Now, let us discuss how can we diagnose डीकरवेन टीनोसाइनोवाइटिस। सो बेसिकली जब भी पेशेंट हमारे पास थंब पेन की कंप्लेन के साथ आएगा, हम हर थंब पेन की कंप्लेन को डीकरवेन नहीं कह सकते, क्योंकि वो कोई अंडरलाइंग फ्रैक्चर भी हो सकता है, कोई आर्थराइटिक चेंजेस भी हो सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज भी हो सकता है। सो उसको प्रॉपर डायग्नोस करने के लिए हमें एक प्रॉपर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। आए हम वन बाय वन उस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के स्टेप्स को डिस्कस करते हैं।
जैसे ही पेशेंट हमारे पास आएगा, एक तो हम पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशंस भी देखेंगे, ठीक है, जिससे हमें उसकी पेन की सिवियरिटी का आइडिया होगा, क्योंकि जैसे ही पेशेंट आपके रूम में एंटर होता है वहीं से पेशेंट की जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। देन उसके बाद हमने हिस्ट्री टेकिंग से स्टार्ट करना है। हिस्ट्री में हम पेशेंट से उसके सिम्टम्स के ऑनसेट के बारे में पूछेंगे, इससे हमें आइडिया होता है कि कंडीशन एक्यूट है या क्रॉनिक है। देन हम पेशेंट से लोकेशन ऑफ पेन पूछेंगे। हम पेशेंट से हिस्ट्री में पूछ सकते हैं कि पेन की एग्रीवेटिंग रिलीविंग एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। पेशेंट का ऑक्यूपेशन पूछना इस केस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन हम किसी रीसेंट या प्रीवियस ट्रॉमा की हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम उसके थंब एंड रिस्ट के रीजन की एग्जामिनेशन करेंगे। हम वहाँ पर चेक करेंगे कोई स्वेलिंग, ब्रूजिंग या रेडनेस तो नहीं है। देन हम जेंटली पालपेट करके भी देख सकते हैं। हम जैसे ही पालपेट करेंगे पेशेंट को वहाँ पर टेंडरनेस फील होगी। हम रिस्ट की, थंब की और फिंगर्स की रेंज ऑफ मोशन चेक कर सकते हैं। पेन की वजह से हो सकता है कि उसकी मूवमेंट्स भी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हों। देन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ड्यूरिंग मूवमेंट किसी किस्म की कोई साउंड तो वहाँ पर हमें सुनाई नहीं दे रही, जैसे कि कोई क्रैपिटस साउंड या रबिंग साउंड जो है उसको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। हिस्ट्री टेकिंग एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन के बाद हमें काफ़ी हद तक पेशेंट की कंडीशन का आइडिया हो जाता है, लेकिन मज़ीद फर्दर कंफर्म करने के लिए हम कुछ स्पेशल टेस्ट जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। डीकर वेन टेनोसाइनोवाइटिस में हम 2 बेसिक स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिनमें एक फिंकेल्स्टीन टेस्ट है और दूसरा वट टेस्ट है। आए हम 1 बाय 1 इन टेस्ट को डिटेल में डिस्कस करें। नंबर 1 इज़ फिंकेल्स्टीन्स टेस्ट। इस टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं? सबसे पहले हम पेशेंट को कहते हैं कि आप अपनी फिस्ट बना लें, यानी कि मुट्ठी बना लें, जैसा कि आपको इमेज नंबर 1 में दिख रहा है, और आप अपना अंगूठा अपनी मुट्ठी के अंदर कर लें। उसके बाद नंबर 2 हम पेशेंट को ये कहेंगे कि अब आप अपने हैंड को जो है वो अल्नर डेविएट करें। अब जाहिर सी बात है पेशेंट अल्नर डेविएशन तो समझेगा नहीं, तो पेशेंट को समझाने के लिए हम कहेंगे कि अब आप अपनी इस मुट्ठी को नीचे की तरफ लेकर आएँ। पेशेंट जैसे ही ये मूवमेंट करेगा उसको बेस ऑफ द थंब पे पेन फील होगा, और अगर पेशेंट पेन रिपोर्ट करेगा तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। सेकेंड टेस्ट आ जाता है वट टेस्ट। वट स्टैंड्स फॉर रिस्ट हाइपरफ्लेक्शन एंड एबडक्शन ऑफ थंब। जैसे कि इस टेस्ट के नेम से ही हमें पता चल रहा है कि हमने क्या मूवमेंट पेशेंट से करवानी है। सबसे पहले तो हम पेशेंट की जो रिस्ट है उसको हाइपर फ्लेक्स कर देंगे, और उसके बाद हम पेशेंट के थंब को जो है वो एबडक्ट करेंगे। अगेन इस मूवमेंट में पेशेंट को पेन होगा एंड टेस्ट हमारा जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। ये दोनों टेस्ट फिंकेल्स्टीन एंड वट टेस्ट हम स्पेसिफिकली डीकर वेन टेनोसाइनोवाइटिस को कंफर्म करने के लिए परफॉर्म करते हैं। एट द लास्ट हमारे पास इमेजिंग आ जाती है। अगर हमें लग रहा है कि मे बी पेशेंट को कोई लिगामेंटियस इंजरी है या सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्वॉल्व हैं, तो हम अल्ट्रासाउंड एंड MRI रिकमेंड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर डीकर वेन टेनोसाइनोवाइटिस का पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो हम किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम पेशेंट की पेन एंड इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए एनसिड्स यूज़ कर सकते हैं। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस भी यूज़ होते हैं जो कि इफ़ेक्टेड टेंडन शीथ पर अप्लाई किए जाते हैं। इसके अलावा काइनेजोलॉजी टेपिंग है। ये भी अगर कोई मसल या टेंडन इंजरी हो जाती है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम काइनेजोलॉजी टेपिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम फिजियोथेरेपी में ऐसी कौन सी मोडेलिटीज़ एंड एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके थ्रू हम पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। नंबर 1 तो हम पेशेंट के थंब एंड रिस्ट को इमोबाइल कर देते हैं ताकि वहाँ पर एक्सेसिव मूवमेंट्स ना हो एंड रिस्ट एंड थंब के एरिया पर स्ट्रेन ना आए। हम जो स्प्लिंट स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं इसको हम स्पाइका स्प्लिंट कहते हैं, जो कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। देन हम पेशेंट की इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आइस थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। हम इफ़ेक्टेड एरिया पे 10 to 12 मिनट के लिए आइस पैक रख सकते हैं। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन हम फोनोफिरेसिस कर सकते हैं विद 10% ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन। फोनोफिरेसिस बेसिकली एक ऐसी थेराप्यूटिक टेक्निक होती है जिसमें हम टॉपिकल ऑइंटमेंट की स्किन के अंदर डीप पेनिट्रेशन के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ऐसी कंडीशन जैसे कि टेंडनाइटिस है, बर्साइटिस है या मसल स्ट्रेन है, उसमें हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा हम पेशेंट के थंब पे एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स करवाते हैं, जिससे जॉइंट की स्टिफनेस रिड्यूस होती है एंड मोबिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है एंड ब्लड फ्लो जो है वो पेशेंट का प्रमोट होता है। साथ ही में हम कुछ स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, जिससे पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी जो है जॉइंट की वो इम्प्रूव होती है, टाइटनेस रिड्यूस होती है एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करने से जो इंजरी के रीअकरेंस के चांसेस हैं वो कम होते हैं, जॉइंट स्टेबलाइज होता है और वहाँ की मसल सपोर्ट इम्प्रूव होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो हम पेशेंट की ट्रीटमेंट के दौरान यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास थंब ROMs आ जाती हैं, यानी कि हमने पेशेंट को कहना है कि आपने थंब की सारी मूवमेंट्स परफॉर्म करनी है, जिनमें एबडक्शन, एडक्शन, थंब फ्लेक्शन एंड थंब एक्सटेंशन आ जाती है। सेकेंड, थंब ट्रेनिंग, यानी कि हम कोई रेजिस्टेंस बैंड यूज़ कर सकते हैं, हम रबर बैंड यूज़ कर सकते हैं। वो हमने पेशेंट की फिंगर्स में इस तरह से डालना है और पेशेंट को कहना है कि आपने अपनी पूरी जो फिंगर्स है उनको खोलना है और इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है एंड दोबारा बंद कर लेना है। ये हम बेसिकली हैंड्स के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए करवाते हैं। इसके अलावा हम कुछ स्ट्रेचेस करवा सकते हैं, जिसमें रिस्ट के फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन के स्ट्रेचेस आ जाते हैं एंड ऑपोजिशन स्ट्रेच आ जाता है, जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने अपने थंब को अपने लिटिल फिंगर तक लेकर आना है। इससे जो हमारे पास बेस ऑफ द थंब है वहाँ पर स्ट्रेच फील। देन हम बॉल स्क्वीज़ एक्सरसाइज जो है ये रेकमेंड कर सकते हैं। इससे ग्रिप स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, हैंड्स एंड फोर आर्म के मसल्स की कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होती है। इसके अलावा सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, जो फेशिया पे टेंशन है वो रिड्यूस होती है एंड इसके अलावा ये परफॉर्म करना जो है वो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ईजी भी है। देन एट द लास्ट ट्रीटमेंट में हमारे पास सर्जरी का ऑप्शन आ जाता है, जब पेशेंट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के थ्रू ट्रीट नहीं होता। इसमें डीकम्प्रेशन सर्जरी आ जाती है, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स परफॉर्म करते हैं अंडर लोकल एनेस्थीसिया। सो इसमें बेस ऑफ द थंब पे एक कट लगाया जाता है और जो टनल की रूफ है उसको ओपन कर देते हैं, ताकि जो टेंडन्स हैं वो ईजिली ग्लाइड कर सकें और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन एंड पेन को मैनेज किया जा सके। सो एट द लास्ट ऑफ द लेक्चर हम कुछ ऐसी आर्गोनॉमिक एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो हम पेशेंट को रेकमेंड कर सकते हैं ताकि री इंजरी के चांसेस कम हो जाएं। सबसे पहले तो हम पेशेंट को गाइड करेंगे कि आपने स्मार्टफोन को किस तरह से यूज़ करना है। हम उन्हें बता सकते हैं कि फ़ोन यूज़ करने के लिए आप अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करें एंड वॉइस कमांड्स का यूज़ करें, ताकि आपको कम से कम टाइपिंग करनी पड़े। देन वर्टिकल माउस का यूज़ करें, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। इस माउस को यूज़ करने से फिंगर्स पे एंड रिस्ट पे स्ट्रेन कम आता है। इसके अलावा आप माउस यूज़ करते हुए कोई रिस्ट सपोर्ट जो है वो भी पहन सकते हैं। देन इसके अलावा हम कुछ प्रिवेंशंस पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि अगर पेशेंट जो है उसने कोई कप होल्ड करना है तो इमेज नंबर 1 में आप देख रहे हैं इस तरह से कप को होल्ड नहीं करना, बल्कि आपने अपनी सारी फिंगर्स का इस्तेमाल करके कप के हैंडल को इस तरह से होल्ड करना है। देन अगर आप कोई हैवी पेपर्स की फ़ाइल को होल्ड कर रहे हैं तो उसको अपने हाथ से इस तरह से उठाने के बजाय आप सेकंड इमेज में अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके भी इस तरह से एक पूरी फ़ाइल को होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ह्यूज लार्ज ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहे हैं तो उसको अपने बॉडी के करीब करके होल्ड करें। देन एट द लास्ट अगर आप राइटिंग वर्क कर रहे हैं तो आपने पेन को किस तरह से होल्ड करना है, बिल्कुल जो पेन का टिप है आपने उसको वहाँ से होल्ड करना है और होल्ड करते वक्त अपनी रिस्ट को न्यूट्रल पोजीशन पे मेंटेन रखना है। सो ये वो सारी गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करके हम पेशेंट की पेन को मैनेज कर सकते हैं एंड पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्रेजेंटेशन। होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।